नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर क्विक रिवीजन सीरीज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का डिटेल्ड स्ट्रक्चर हमें 1950s में पता चला आफ्टर द एडवांसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। 1950s में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में एडवांसमेंट हुआ जिससे हमें सेल की एक माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्स भी पता चली। साइंटिस्ट ने ह्यूमन की आरबीसी को चूज़ किया फॉर द डिडक्शन इन स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि आरबीसी में हमारी जो ह्यूमंस की जो आरबीसी है वो ई न्यूक्लिएटेड है, उसमें न्यूक्लियस नहीं है, उसमें आलतू फालतू की कोई ऑर्गेनेल ही नहीं है। तो सेल के नाम पे सिर्फ एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है जिसको देख पाना या जिसको विजुअलाइज कर पाना बहुत ईजी है एज़ कम्पेयर टू अदर सेल। दूसरी सेल में प्रॉपर न्यूक्लियस है, प्रॉपर सेल ऑर्गेनेल है, तो उन्हें वो बड़ी कॉम्प्लेक्स टाइप की है। ह्यूमन की आरबीसी बहुत सिंपल सी होती है, इस वजह से इसको चूज़ किया सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखने के लिए। सेल मेम्ब्रेन जो है इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। सेल मेम्ब्रेन मेनली लिपिड्स एंड प्रोटीन की बनी, इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी यहाँ पे होते हैं, लेकिन मेनली जो कंपोनेंट है इसमें लिपिड एंड प्रोटीन है। मेजर लिपिड फॉस्फोलिपिड है। सारे के सारे लिपिड्स आर नॉट फॉस्फोलिपिड्स बट मेजर लिपिड्स आर फॉस्फोलिपिड्स, जो कि अरेंज्ड होते हैं एज इन अ बाई लेयर। फॉस्फोलिपिड की यहाँ पे बाई लेयर होती है। ऑल्सो द लिपिड्स आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड टूवर्ड्स आउटर साइड एंड द हाइड्रोफोबिक टेल टूवर्ड्स द इनर पार्ट। सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है ना, जैसे ये लिपिड है, ये एक लिपिड है, ये लिपिड का हेड है एंड ये लिपिड की टेल है। सो लिपिड का हेड जो है पोलर होता है एंड लिपिड की जो टेल होती है वो नॉन पोलर होती है। एज वी नो दैट लाइक डिजोल्व्स लाइक। सो जो पानी क्या है, पानी पोलर है, तो ये जो हेड है ये पानी की तरफ रहना चाहेगा, लेकिन ये जो टेल है ये पानी से दूर भागेगी क्योंकि ये नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर और पोलर का तो कोई मिक्सचर ही नहीं है ना, इसलिए जो पोलर हेड होता है वो टूवर्ड्स आउटर साइड रहता है एंड जो हाइड्रोफोबिक टेल होती है वो इनर साइड रहती है। अब आपको ये पूछना चाहिए कि जो लिपिड है वो बाई लेयर की फॉर्म में क्यों है, उसने 2 लेयर क्यों बना रही है, एक लेयर से काम क्यों नहीं चलता। तो अगर एक लेयर होती ना, सपोज़ ऐसे ऐसे करके एक मेम्ब्रेन, इस तरीके से एक मेम्ब्रेन बनी होती, बीच बीच में यहाँ पे प्रोटीन्स भी होते, तो क्या होता, देखो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्मा उसमें भी पानी भरा हुआ है, तो यहाँ पर भी पानी है, सेल के बाहर भी पानी है, तो ये तो स्टेबल है। ये वाला पार्ट तो बाहर से पानी से जो है पानी से अटैच्ड है, तो ये तो स्टेबल है, लेकिन ये पानी की कांटेक्ट में आ जाएगा विच इज़ अनस्टेबल, क्योंकि नॉन पोलर है एंड पानी पोलर है। तो इस वजह से ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला अरेंजमेंट तो कैंसिल हुआ। अगर हम ऐसे बना के देखें तो अगर एक सेल मेम्ब्रेन जो है ऐसे बनती तो अंदर पानी है, बाहर पानी है, अगेन ये स्टेबल है लेकिन ये स्टेबल नहीं है क्योंकि ये नॉन पोलर पार्ट फिर पानी के कांटेक्ट में आ जाएगा। तो इस वजह से बाई लेयर फॉर्म में ये अरेंज रहती है, एक लेयर ऐसी एंड दूसरी लेयर ऐसी। अब इधर पानी है और इधर भी पानी है, तो ये पानी के कांटेक्ट में है, ये भी पानी के कांटेक्ट में है, लेकिन ये आपस में एक दूसरे को फेस कर रही है इनकी टेल, तो ये पानी के कांटेक्ट में नहीं है। इस वजह से यहाँ पे बाई लेयर का होना ज़रूरी होता है ताकि ये दोनों के दोनों, इसका हेड पार्ट और टेल पार्ट दोनों ही स्टेबल रह सके। This ensures that the non-polar tail of saturated hydrocarbons is protected from the aqueous environment. In addition to phospholipids, membrane also contains cholesterol. Saturated hydrocarbon मतलब ये जो टेल होती है ना, एक लिपिड की जो टेल होती है, ये सैचुरेटेड मतलब ये हाइड्रोकार्बन से बनी होती है। कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स की ये बनी रहती है हाइड्रोकार्बन की, लेकिन ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों हो सकते हैं। इसकी टेल सैचुरेटेड एज वेल एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बनी है, लेकिन एनसीईआरटी में सिर्फ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दे रखा है। तो अगर दोनों आते हैं तो दोनों को मार्क करना है कि सैचुरेटेड एज वेल एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की इसकी टेल बनी है, और अगर एक आता है तो आपको सैचुरेटेड मार्क करना है। अच्छा, ये नॉन पोलर क्यों है, देखो टेल बनी है क्या, हाइड्रोकार्बन की, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन की। कार्बन और हाइड्रोजन की जो पोलैरिटी होती है ना वो ऑलमोस्ट सेम होती है, ना ही तो ये इलेक्ट्रॉन को लेता ना ही ये इलेक्ट्रॉन को लेता, ऑलमोस्ट इनके पास इक्वल इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसलिए किसी के ऊपर भी कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होता। सो कार्बन और हाइड्रोजन की पोलैरिटी सेम है,
इसलिए ये जो टेल होती है ये इसकी नॉन पोलर होती है एंड हेड इसका पोलर है। फिर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन हुई, उससे हमें ये पता चला कि सेल मेम्ब्रेन के पास जो है कोलेस्ट्रॉल भी है विद द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। सेल मेम्ब्रेन्स ऑल्सो पोजेस प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो सेल मेम्ब्रेन में मेनली क्या है, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स हैं, लेकिन कहीं कहीं पे कोलेस्ट्रॉल और कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स भी है। अगर हम ह्यूमन की आरबीसी की बात करें तो उसमें 52% प्रोटीन है और 40% लिपिड्स है, बाकी जो बचा कुछ है वो कोलेस्ट्रॉल या फिर कार्बोहाइड्रेट है। इनका रेशियो, प्रोटीन और लिपिड का रेशियो सेम अलग अलग हो सकता है, हर एक सेल मेम्ब्रेन में इनका रेशियो अलग अलग हो सकता है, लेकिन हर एक सेल मेम्ब्रेन बनी प्रोटीन और लिपिड से ही है मेनली। चाहे वो बैक्टीरिया की सेल वॉल हो, प्लांट की सेल वॉल हो, एनिमल की सेल वॉल हो या फिर किसी ऑर्गेनिली की वॉल हो, हर एक सेल वॉल नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन, हर एक चीज़ की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लांट्स की, एनिमल्स की या किसी सेल ऑर्गेनेली के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है, हर एक मेम्ब्रेन जो है लिपिड्स एंड प्रोटीन की बनी हुई है, लेकिन उसमें लिपिड और प्रोटीन का रेशियो अलग अलग हो सकता है डिपेंडिंग ऑन ईज़ ऑफ एक्सट्रैक्शन की, कितनी ईजिली उस चीज़ को निकाला जा सकता है। मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक इंटीग्रल, एक पेरिफेरल। मतलब ये लिपिड की बाइलेयर है, तो एक वो प्रोटीन जो बिल्कुल ऊपर है जिसको ईजिली निकाला जा सकता है, तो दैट इज़ पेरिफेरल प्रोटीन। एक वो प्रोटीन जो इंटीग्रल है, जो अंदर है, या तो वो थोड़े से ब्यूरिड है, थोड़े से अंदर को है, या फिर हो सकता है वो पूरे के पूरे अंदर को घुसे हुए हैं। तो दोनों को ही निकालना मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू दिस। ये ऊपर रहते हैं तो इनको निकालना ईजी है, लेकिन इनको निकालना और इसको निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसीलिए जो अकॉर्डिंग टू ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स जो है कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, दैट इज़ इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। पेरिफेरल प्रोटीन्स जो कि सरफेस पे होते हैं, इसको निकालना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। और इंटीग्रल प्रोटीन भी दो तरह के, एक पार्शियली ब्यूरिड, एक टोटली ब्यूरिड इन द मेम्ब्रेन। सो ये कुछ स्ट्रक्चर रहता है। ये देखो, ये है इंटीग्रल प्रोटीन, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, ये जैसे स्काई ब्लू से दिख रहा है ना, ये है इसका हेड और ये है इसकी टेल। ऐसे ये हेड है और एंड ये इसकी टेल है। ये पेरिफेरल प्रोटीन है, ये इसके ऊपर शुगर्स लगी हुई है। ऐसे यहाँ पे बीच बीच में कोलेस्ट्रॉल्स भी लगे हुए हैं, ये देखो कोलेस्ट्रॉल्स लगे हुए हैं। सो ये स्ट्रक्चर है। As improved model of the structure of cell membrane was proposed by Singer and Nicholson in 1972. सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो सिंगर एंड निकोल्सन ने दिया था 1972 में। एंड जो वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है, वो बेसिकली इन्होंने दिया था और उसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो सिंगर एंड निकोल्सन ने 1972 में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था, जो कि इसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस की बात करता है, किसके, सेल मेम्ब्रेन के। अकॉर्डिंग टू दिस, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो क्वाजी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल्स लेटरल मूवमेंट्स ऑफ प्रोटीन्स। लिपिड्स जो है, लिपिड्स फ्लेक्सिबल होते हैं। लिपिड्स का जो है क्वाजी फ्लूइड नेचर होता है। क्वाजी मतलब गाढ़ा, थिक सा। तो लिपिड का जो है थिक सा फ्लूइड जैसा नेचर होता है, जो कि लेटरल मूवमेंट कर पाता है प्रोटीन्स की। देखो ये लिपिड्स है, इनके बीच में कहीं कहीं पे क्या है, प्रोटीन्स है। मैंने कहा कि जो लिपिड्स है ये फ्लेक्सिबल है, यानी कि आगे मूव कर सकते हैं, ये थोड़े पीछे भी मूव कर सकते हैं। तो इनके साथ ही प्रोटीन्स अटैच्ड है ना, तो ये भी जब ये आगे मूव करेंगे तो ये भी आगे मूव करेंगे, जब ये पीछे मूव करेंगे तो ये भी पीछे मूव करेंगे। तो इसका मतलब यही है कि जो ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है ये बोलता है कि क्वाजी फ्लूइड नेचर है लिपिड का, जिसकी वजह से लेटरल मूवमेंट होती है ऑफ बोथ लिपिड एज वेल एज प्रोटीन्स विद इन द बाइलेयर। इस एबिलिटी ऑफ मूवमेंट को हम फ्लूइडिटी बोलते हैं। ये आगे पीछे मूव करता है और प्रोटीन्स भी ऐसे ही मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ लिपिड। इसी चीज़ को हम, इसी एबिलिटी को हम फ्लूइडिटी बोलते हैं। द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू। देखो सेल मेम्ब्रेन का या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कैसा नेचर होता है, फ्लूइड टाइप का नेचर होता है। इनकी बहुत फ्लेक्सिबल होती है, तो इस वजह से सेल ग्रोथ हो पाती है। सेल मेम्ब्रेन जो है फ्लेक्सिबल है, तो ये बड़ी भी हो सकती है, ये कुछ भी शेप एक्वायर कर सकती है, क्योंकि ये क्या है, फ्लेक्सिबल है। तो इसी फ्लेक्सिबल नेचर की वजह से सेल ग्रो कर सकती है। फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्यूलर जंक्शन बन सकते हैं, जैसे एक सेल ये है, एक सेल ये है, सेल नंबर 1, सेल नंबर 2। अब क्या हुआ ना, इनके बीच में इसने ऐसे जंक्शन बनाए, फिर इसने भी ऐसे जंक्शंस बना लिए,
तो ये दो सेल के बीच में जंक्शन हुआ, तो ये किस वजह से पॉसिबल है? जब ये फ्लेक्सिबल हुई तो इसकी फ्लेक्सिबल नेचर की वजह से इंटरसेल्युलर जंक्शंस बनते हैं बिटवीन टू सेल्स। सिक्रीशंस, ये सेल ऐसे है, यहाँ पे कुछ सब्सटेंसेस को बाहर सीक्रेट करना है, तो ये इस तरीके से एक वेसाइकल बनाएगी एंड ऐसे इसको बाहर निकाल देगी। तो सिक्रीशन क्यों हो पा रहा है? क्योंकि फ्लेक्सिबल है, क्योंकि ये फोल्ड हो सकती है। ऐसे ही एंडोसाइटोसिस है, एक्सोसाइटोसिस है, सेल डिवीजन है। एंडोसाइटोसिस का मतलब सेल से किसी चीज़ को, एक्सोसाइटोसिस सेल से किसी चीज़ को बाहर निकालना, और एंडोसाइटोसिस सेल से किसी चीज़ को अंदर लेना। सिक्रीशन को ही हम एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं, और सिक्रीशन का या फिर एक्सोसाइटोसिस का उल्टा है एंडोसाइटोसिस, किसी चीज़ को अंदर लेना। ये एक क्या है? सेल है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है। यहाँ पे कोई चीज़ है तो ये इसको अंदर लेनी है, तो ये क्या करेगा? ये इस टाइप से फोल्ड हो जाएगा अपने अंदर को, एंड इस चीज़ को अपने यहाँ ले लेगा और फिर इसको ऐसे पैक कर लेगा अपने अंदर। तो ये भी किस वजह से? क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है, ये फोल्ड हो पा रही है। सेल डिवीजन, सेल डिवाइड हो रही है, एक सेल है, इसको दो सेल बनानी है, तो ये क्या होती है? ऐसे डिवाइड कर पाती है। तो ये डिवाइड भी क्यों कर पा रही है? क्योंकि फ्लेक्सिबल है। सो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी नेचर की वजह से सेल ग्रो कर पाती है। फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्युलर जंक्शन, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन, तो इतने सारे जो फंक्शंस हैं ये क्यों हो पा रहे हैं? क्योंकि इसका फ्लेक्सिबल नेचर है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये सब फंक्शंस क्यों हो पा रहे हैं, ये सेल मेम्ब्रेन के किस फंक्शन को, किस एबिलिटी को प्रूव कर रहे हैं, फिर किस एबिलिटी को शो कर रहे हैं? सो आप बोलोगे कि ये इसके फ्लेक्सिबल नेचर को, इसके फ्लूइड नेचर को शो कर रहे हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ट्रांसपोर्ट कराना। मेन फंक्शन क्या है इसका? बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ट्रांसपोर्ट कराना, चीज़ों को अंदर से बाहर भेजना, बाहर से अंदर भेजना। क्योंकि ये सेलेक्टिवली परमेबल है तो सारी चीज़ों को नहीं भेजेगी, इसकी जो मर्जी होगी इस चीज़ को अंदर लेगी और उस चीज़ को बाहर भेजेगी। टू सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन ईदर साइड ऑफ इट, या तो बाहर या फिर अंदर। मैनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव briefly across the membrane without any requirement of energy and this is called passive transport। एक यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात हुई है, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एंड एक ऑस्मोसिस की। देखो क्या है ये हम अभी पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। ये एक सेल मेम्ब्रेन है। यहाँ पे सपोज कि कोई चीज़ है जिसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे उसका कंसंट्रेशन लो है। सो एज वी नो दैट कोई भी चीज़ जो है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ को मूव करती है, तो ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ को मूव कर जाएगी बिना किसी की हेल्प के, बिना किसी की एनर्जी के, अक्रॉस लिपिड बाइलेयर। ये सेल मेम्ब्रेन है तो यहाँ पे ये किसकी बनी है? लिपिड की बाइलेयर से। तो इसके बीच में से ये जो है क्रॉस कर जाएगी फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। इस ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। यहाँ पे ना ही तो किसी प्रोटीन कैरियर की रिक्वायरमेंट होगी और ना ही किसी एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी। तो कौन से मॉलिक्यूल्स जो है इस टाइप के ट्रांसपोर्ट को दिखाते हैं? तो दैट इज़ न्यूट्रल या फिर नॉन पोलर। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन डायरेक्टली बाय डिफ्यूजन मूव कर पाते हैं अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। न्यूट्रल सोल्यूट्स और नॉन पोलर सोल्यूट्स ट्रांसपोर्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन दैट नोन एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। पानी के लिए स्पेशल चीज़ है। देखो पानी ना ही तो पैसिव ट्रांसपोर्ट है ना ही एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, मतलब नहीं, पानी जो है पैसिव ट्रांसपोर्ट है। लेकिन सुनो, ये दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ मैं। पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट को समझते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट में मैंने कहा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन कोई भी चीज़ मूव करती है। तो इसमें भी दो चीज़ें हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट में भी दो ट्रांसपोर्ट है। एक जो डायरेक्ट ऐसे मूव कर गए, एक जिसमें एनर्जी की तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन प्रोटीन कैरियर की इसको ज़रूरत पड़ी, ये मूव नहीं कर पा रहे हैं, इसको प्रोटीन कैरियर की ज़रूरत पड़ी चीज़ को मूव करने के लिए, लेकिन एनर्जी रिक्वायरमेंट यहाँ पर भी नहीं है। हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन थी, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन थी, यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन थी, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन थी। सो पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब कि बिना किसी एनर्जी के ट्रांसपोर्ट होना। यहाँ पे भी बिना किसी एनर्जी के ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यहाँ पे भी बिना किसी एनर्जी के ट्रांसपोर्ट हो रहा है। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ कोई चीज़ जा रही है, यहाँ पे भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन कोई भी चीज़ जा रही है, लेकिन बस इतना फ़र्क है कि यहाँ पे बिना किसी की हेल्प के जा रही है, डायरेक्ट चली गई अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। लेकिन यहाँ पे इसको प्रोटीन कैरियर, एक गुप्त गेट की ज़रूरत पड़ी
जिससे छुप छुप के जा रही है, तो यहाँ पे एक प्रोटीन कैरियर की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे इस टाइप का मूवमेंट कौन शो करता है, या तो कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या फिर नॉन पोलर, लेकिन पोलर मॉलिक्यूल्स जो है जाते हैं थ्रू प्रोटीन कैरियर्स। सो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, वो डायरेक्ट जाते हैं बाय डिफ्यूजन, लेकिन जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पैसिव ट्रांसपोर्ट तो शो करते हैं, लेकिन उनको कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत होती है, इसलिए उनके ट्रांसपोर्ट को हम फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। फैसिलिटेट मतलब उनको फैसिलिटी की ज़रूरत है, तो है दोनों ही पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब ओस्मोसिस भी पैसिव ट्रांसपोर्ट ही है, लेकिन कौन सा टाइप, सिंपल डिफ्यूजन वाला या फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो पानी दोनों शो कर सकता है। पानी बेसिकली क्या है, पानी के बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो डायरेक्ट ऐसे भी जा सकता है, एक सेल के थ्रू डायरेक्ट ऐसे भी जा सकता है, या फिर उसके लिए अलग से, पानी के लिए अलग से जो है स्पेशल कैरियर प्रोटीन्स होते हैं जिसको हम एक्वापोरिन्स बोलते हैं, तो पानी इनके थ्रू भी जा सकता है। तो पानी दोनों तरह का ट्रांसपोर्ट शो कर सकता है, लेकिन मेनली वो जो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट ही शो करता है। सिंपल डिफ्यूजन वो कभी कभार शो कर लेता है, थोड़ा बहुत शो कर लेता है। और पानी के डिफ्यूजन को, पानी का हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन जाना, दैट नोन एज ओस्मोसिस। सो पानी, वाटर इज़ अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, और उसमें भी पूछा जाए कौन सा, सिंपल डिफ्यूजन या फिर फैसिलिटेटेड, तो आप बोलोगे दोनों, मेनली फैसिलिटेटेड, लेकिन सिंपल डिफ्यूजन से भी हो जाता है। फिर आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, जैसे ये एक सेल है और इसकी सेल मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है या किसी चीज़ की यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है, तो कोई भी चीज़ लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में क्यों ही जाना चाहेगी, तो ये नहीं जाना चाहेगी। इस वजह से यहाँ पे किसी कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे कैरियर प्रोटीन जो कि एटीपी का यूज़ करके चीज़ों को अंदर या बाहर भेजते हैं, उन्हीं को हम पंप बोलते हैं। तो पंप बेसिकली कैरियर प्रोटीन ही है जो कि एटीपी का यूज़ करते हैं। सिंपल कैरियर प्रोटीन जो कि एटीपी का यूज़ नहीं करते, वो उन्हें हम सिंपल कैरियर प्रोटीन ही बोलते हैं। लेकिन अगर कोई एटीपी का यूज़ करके चीज़ों को इधर उधर भेजता है तो वो पंप है। तो बेसिकली किसी चीज़ को लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन जाने के लिए एक पंप की रिक्वायरमेंट होती है और एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। सो यही है एटीपी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जैसे कि सोडियम पोटेशियम पंप, ये न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में अच्छे से समझोगे आप कि सोडियम पोटेशियम पंप क्या होता है। ऐसे यहाँ पे एक पंप लगा रहता है, यानी कि प्रोटीन कैरियर है जो कि एटीपी को यूज़ करके चीज़ों को इधर से उधर भेजेगा। तो जहाँ से सोडियम की लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन है, सपोज सोडियम की यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है एंड पोटेशियम की भी यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है, तो ये सोडियम पोटेशियम को लो से हाई की तरफ को भेजेगा अक्रॉस दिस पंप with the help of ATP. A few ions or molecules are transported across the membrane against their concentration gradient, that is from lower to higher concentration. ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें ATP यूटिलाइज होती है एंड एक पंप की रिक्वायरमेंट होती है, इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एग्जाम्पल सोडियम एंड पोटेशियम पंप।